नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद SD पॉइंट पर। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत। विद्युत क्लास 12 फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको विद्युत समझ में आ गया तो आपको पूरी फिजिक्स समझ में आएगी। तो हमारे लिए विद्युत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए विद्युत। विद्युत क्या है? विद्युत को बच्चा हम दो पार्टों में बांट कर पढ़ते हैं। एक हमारा होता है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की के अंतर्गत हम ऐसी वस्तु का अध्ययन करते हैं जिनमें आवेश क्या होता है? स्थिर होता है, जिनमें आवेश स्थिर होता है। इसके अंतर्गत हम दो चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी में हम पढ़ लेते हैं गॉस का प्रमेय, इसके बाद हम चले आएंगे दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा वैद्युत विभव। इसी में हम पढ़ लेंगे वैद्युत धारिता के बारे में, इसके बाद हम चले आएंगे वैद्युत के दूसरे पार्ट पर, जिसका नाम है धारा विद्युत के अंतर्गत हम ऐसी वस्तु का अध्ययन करते हैं जिनमें आवेश गति अवस्था में होता है। आवेश गतिज होता है। इसके अंतर्गत हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है वैद्युत चालक। तो इस प्रकार से हम विद्युत को अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे अंग्रेज के शब्दों में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम लेक्चर में जानेंगे कि विद्युत क्या होता है, विद्युत की खोज कैसे हुई। तो आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक यूनानी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेस ने सर्वप्रथम देखा कि जब किसी अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तु जैसे धूल, कण, कागज़ के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने क्या देखा? जब किसी अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ा तो उसमें हल्की वस्तु जैसे आपके हो गए धूल, कण आदि को आकर्षित करने क्या होता था? गुण उत्पन्न हो जाता था। आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता था। तो यह कथन लगभग 2000 साल तक चलती रही। 2000 साल के बाद लगभग 1600 ईस्वी में एक आए इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट ने इस पर प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने पाया कि केवल अंबर की छड़ नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य भी छड़ हैं जिनको अन्य पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उसमें भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने कहा अंबर के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे आपके हो गए चमड़ा,
कांच की छड़ हो गया, एबोनाइट की छड़ हो गई। इन सभी को जब अन्य पदार्थों से रगड़ा जाता है तो इसमें भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने वैद्युत नाम दिया। वैद्युत नाम दिया। क्या नाम दे दिया? वैद्युत नाम दे दिया। यहाँ से नोट पॉइंट लिख लीजिए कि अंबर को ग्रीक शब्द में क्या कहते थे? आपके इलेक्ट्रॉन कहते थे, इलेक्ट्रॉन कहते थे। इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी की उत्पन्न हुई, इलेक्ट्रिसिटी की उत्पन्न हुई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की उत्पन्न हुई आपकी, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा निकल के आई कि वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे वैद्युतिकी कहते हैं। तो यहाँ से वैद्युतिकी की परिभाषा निकल के आई। वैद्युतिकी, जिसे अंग्रेज की भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा निकल के आई कि वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थ वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युतिकी कहते हैं। तो क्या कहा इन्होंने कि वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे वैद्युतिकी कहते हैं। और यह ऊर्जा जिसके कारण उत्पन्न होता है, यह ऊर्जा जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश, जिसे अंग्रेज के शब्दों में चार्ज कहते हैं। चार्ज कहते हैं। हमने क्या कहा? वह ऊर्जा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यहाँ समझिए, जब आप किसी क्षण को, मान लीजिए हमारा क्या है? मार्का है। मार्का को अगर हम बाल से रगड़ रहे हैं तो बाल से रगड़ने के बाद इस पदार्थ में कुछ न कुछ गुण उत्पन्न हुआ होगा, कुछ न कुछ इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके कारण क्या हो रहा है? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अच्छा, जो गुण इसमें उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, वही क्या कहलाएगा? हमारा आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। यहाँ से आवेश की हम और एक परिभाषा दे सकते हैं। आवेश की एक नई परिभाषा दे सकते हैं। यहाँ से आवेश, इसे कहते हैं चार्ज। तो यहाँ इसकी परिभाषा हो सकती है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव कराती है। अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? उसे आवेश या चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं?
चार्ज कहते हैं। तो यहाँ से एक नई परिभाषा निकल गई कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव कराती है उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अच्छा, जब यहाँ तक हमें पता चल गया कि आवेश की परिभाषा भी हमें पता चल गई, तो इस आवेश को लैब में ले गए, प्रयोगशाला में ले गए। इस पर क्या किया उन्होंने? प्रयोग किया। और किस प्रकार प्रयोग किया, आइए देखते हैं। इन्होंने आवेश को ले गया, प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम एक कांच की छड़ ली, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और रेशम से रगड़ने के बाद रेशम के एक पतले धागे से लटका दिया। उसी प्रकार के कांच की छड़ दूसरी लिया, उसको भी रेशम से रगड़ा और रेशम से रगड़ने के बाद इन दोनों क्या थी आपकी? रेशम से रगड़ी कांच की छड़ थी, रेशम से रगड़ी कांच की छड़, कांच की छड़ थी। अच्छा, जब इन दोनों को पास में ले गए तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी आपकी? प्रतिकर्षित कर रही थी, एक दूसरे को दूर भगा रही थी। अच्छा, इसी प्रकार इन्होंने दूसरा लिया एबोनाइट की छड़। इन्होंने क्या किया? एक एबोनाइट की छड़ ली, उसको बिल्ली के खाल से रगड़ा और रगड़ने के पश्चात उसको क्या किया? एक रेशम के पतले धागे से लटका दिया। अच्छा, इसी प्रकार से उन्होंने दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, उसको को भी बिल्ली की खाल से रगड़ा। ये दोनों छड़ कैसी थी? बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ी एबोनाइट की छड़ थी, एबोनाइट की छड़ थी। अच्छा, जब इन दोनों को भी पास में ले गए तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। अच्छा, उन्होंने फिर से दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक कांच की छड़ ली, उन्होंने क्या किया? एक रेशम से रगड़ी कांच की छड़ ली, रेशम से रगड़ी कांच की छड़ ली और इसी प्रकार से उन्होंने एक बिल्ली की खाल से रगड़ी एबोनाइट की छड़ ली। बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ी एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ लिया। अच्छा, जब इन दोनों को पास में ले गए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर ली? आकर्षित कर ली। क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। तो यहाँ से पता चलता है कि यह तभी संभव है कि जब आवेश दो प्रकार के हों, किंतु अगर आवेश एक प्रकार का होगा, मान लीजिए आवेश अगर एक प्रकार का है तो इस पदार्थ, इस कांच की छड़ पर भी जो आवेश उत्पन्न हुआ होगा वही इस पर भी उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आवेश उत्पन्न दोनों पर हुआ होगा यही वाला आवेश होगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर भी ये दोनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से एबोनाइट की छड़ ले आए और यहाँ से हम कांच छड़ लाए तो यहाँ पर भी अगर प्रतिकर्षित होना चाहिए था, क्योंकि आवेश अगर एक प्रकार का होता तो यहाँ पर भी प्रतिकर्षित करता, किंतु यहाँ पर प्रतिकर्षित ना करके आकर्षित कर रहा है। तो यह तभी संभव है जब आवेश दो प्रकार के हों। तो विलियम गिलबर्ट के अनुसार, विलियम गिलबर्ट के अनुसार घर्षण द्वारा आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिनका बच्चा क्या नामकरण अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, उन्होंने एक का नाम रखा धनावेश। एक का क्या नाम रखा? धनावेश। धनावेश जिससे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक का नाम रखा उन्होंने ऋणावेश। ऋणावेश जिसको हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए तब तक हम मार्क हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। तो इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनावेश, एक का होता है आपका ऋणावेश। अच्छा, यहाँ सपोज कीजिए, मान लीजिए जब आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहे थे तो मान लीजिए इसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हुआ होगा। मान लेते हैं यहाँ पर आपका प्लस आवेश उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ है आपको भी बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि इस पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया? प्लस का आवेश उत्पन्न हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ का? प्लस का आवेश उत्पन्न हुआ है। अच्छा, दूसरी भी कांच की छड़ है, उसको भी हम रेशम से रगड़ रहे हैं तो उस पर भी सेम प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि कांच की छड़ ए भी है, सेम प्रकार की है। जब इसको रेशम से रगड़ने पर इस पर प्लस आ रहा है तो इसको भी रगड़ने पर इस पर प्लस आएगा। तो कहने का मतलब है आपका इन दोनों पर आवेश समान उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आपकी एबोनाइट की छड़ है, इस पर मान लेते हैं हमारा माइनस चार्ज आया है। कैसे आया अभी आपको बताएंगे। मान लीजिए आप इस पर कोई माइनस चार्ज आया है। अच्छा, एबोनाइट की दूसरी छड़ है, इस पर भी कैसा आपका आया होगा आवेश? ऋणावेश आएगा, क्योंकि इसको भी क्या किया जा रहा है? बिल्ली की खाल से रगड़ा जा रहा है। तो इन दोनों पर आपका क्या होगा? माइनस आया होगा। अच्छा, यहाँ से हमने जब कांच की छड़ लिया रेशम से रगड़ी हुई तो इस पर प्लस था, और यहाँ पर हमने बिल्ली की खाल से रगड़ी हमने क्या ली थी? एबोनाइट छड़ ली, इस पर मान लीजिए माइनस हुआ। तो यहाँ से क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो प्रतिकर्षित हो रहा है, यहाँ पर भी प्रतिकर्षित हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ से प्रयोग में एक बात पता चली। क्या बात पता चला? कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ से क्या पता चला? कि सजातीय आवेश, सजाती आवेश जैसे आप क्या हो गए? प्लस प्लस कामा माइनस माइनस, इन दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से आप देख रहे हो कि विपरीत प्रकृति के आवेश लेने पर ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे आकर्षण कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, आवेश जैसे हो गया आपका प्लस माइनस या कामा माइनस प्लस, एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और कितने बल से आकर्षित करते हैं, कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, इसको हमारे गुलाम बाबा ने बताया था। इसको हम आगे पढ़ेंगे, कितने बल से आकर्षित करते हैं, कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम जानेंगे कि किस वस्तु को हम धनावेश कहते हैं और किस वस्तु को हम ऋणावेश कहेंगे। इसको जानने से पहले हम जानेंगे परमाणु क्या होता है।
किस वस्तु पर धनावेश होगा और किस वस्तु पर ऋणावेश होगा, किस वस्तु को हम धनावेशित कहेंगे, किस वस्तु को हम ऋणावेशित कहेंगे, इसको जानने के लिए हमको परमाणु के बारे में जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जान लेते हैं। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिससे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। मान लीजिए हम सपोज कीजिए हमारा मार्का है, तो अब मार्का क्या होगा? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो छोटा छोटा कणों जो मिलकर बना है वही कण क्या होंगे? परमाणु होंगे। तो परमाणु क्या होता है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। तो परमाणु के नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? आपका नाभिक होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में प्रोटॉन नामक कण पाया जाता है जिसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अच्छा, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव आवेश होता है। इसके बाद नाभिक में एक और कण पाया जाता है जिसका नाम होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका भी द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg। और इस पर कैसा चार्ज होता है? तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्या होता है आपका? उदासीन होता है। अच्छा बताइए, जब ये उदासीन होगा तो परमाणु में दो ही कण पाए गए हैं, एक तो प्रोटॉन पाया गया है, एक आपका न्यूट्रॉन पाया गया है। अच्छा, न्यूट्रॉन पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये तो उदासीन है। अच्छा, प्रोटॉन पर आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से जो आपका नाभिक होगा कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा। नाभिक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, यहाँ से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक कण है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को ही क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियन कहते हैं। और न्यूक्लियन जिस बल से परस्पर बंधे होते हैं उसे नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या कहा? न्यूक्लियन जिस बल से कारण नाभिक के भीतर बंधे होते हैं परस्पर, उसी को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। अब नाभिक के बाहर हमारा पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका निगेटिव होता है। कैसा आवेश होता है? निगेटिव होता है। और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अच्छा, क्या करता है? ये नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। मान लीजिए आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या करता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अच्छा, इसको चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो कि इसको विपरीत प्रकृति के आवेश से कारण मिलता है। क्योंकि नाभिक कैसा आपका? पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव है। तो विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आपको भी हम तुरंत बताए हैं। तो नाभिक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इलेक्ट्रॉन करता है नाभिक के को खींचता है अपनी ओर, जिसके कारण क्या होता है? नाभिक के प्रोटॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण क्या होता है? इनमें आकर्षण बल लगता है। और यही आकर्षण बल क्या करता है? इनको क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगवाता है। क्या करता है? घुमा देता है। ये दोनों चार क्या करते हैं? चारों ओर, नाभिक के चारों क्या करते हैं? चक्कर लगाने लगते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद समझ लीजिए आप कि किसी भी परमाणु की उदासीन अवस्था में उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं, बराबर होती हैं। कहने का मतलब इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या बराबर होती हैं। किस अवस्था में? उदासीनता अवस्था में। उदासीन अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, इसको अगर 75 कर दें तो P प्लस माइनस का इलेक्ट्रॉन इक्वल 0। यहाँ से आपको समझ में आ गया। अच्छा,
अब यहाँ से समझ लीजिए कि परमाणु के नाभिक के निकट जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीव्र आकर्षण बल से बंधे होते हैं, परंतु नाभिक से जैसे दूर इलेक्ट्रॉन होते जाते हैं उनका आकर्षण बल क्या होता है, कम होता चला जाता है। मतलब नाभिक से लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता जाता है, आपका कम होता जाता है। जैसे आप अपने घर के संपर्क में जब तक रहते हैं तब तक आप सावधान रहते हैं, आप कोई भी गलतियां नहीं करती हैं, लेकिन घर से जैसे जैसे आप दूर होते जाते हैं आपकी शरारतें चालू हो जाती हैं। उसी प्रकार से परमाणु भी होता है कि परमाणु के नाभिक के निकट जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीव्र आकर्षण बल से कारण बंधे होते हैं, और जैसे जैसे इनकी दूरियां बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कि क्या करते हैं, नाभिक से लगने वाला जो बल होता है वह कम होता चला जाता है। अच्छा, जब नाभिक से बल कम होता चला जाएगा तो जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको दाब या ताप द्वारा, मतलब गर्म करके या दबा कर, मतलब घर्षण द्वारा किसी भी प्रकार से इनको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जब ये अलग होते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब जिस प्रकार से आपकी इच्छा होती है कि हम पढ़ लिख के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई वकील बनेगा, उसी प्रकार से परमाणुओं की भी एक इच्छा होती है। परमाणु की इच्छा क्या होती है कि परमाणु चाहता है कि हमारे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसे हम कहते हैं क्या, अष्टक का नियम कहते हैं। अष्टक के नियम के अनुसार हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्वों अपने कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोश में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अष्टक का नियम पूरा करने के लिए 2 ही कंडीशन है, या तो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो इसके लिए सरल क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन का लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो आपको जाहिर से कहोगे कि क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्यागना इसके लिए सरल होगा। इसलिए क्या होगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन का त्यागना सरल होगा। तो क्या करिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये अष्टक का नियम का अपन पूर्ण कर लेगा। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, तो अब यहाँ से एक और बात पता चलती है, यहाँ तक लिख लिए, इसको मिटा दें। अब जब यहाँ तक आप समझ गए हैं तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, बाल का परमाणु है। हमारे जो बाल हैं इसका क्या है, परमाणु है। इसके क्या है, परमाणु हैं। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने एक स्मारका का मान लीजिए ले लिया परमाणु, जो क्या है, इसमें भी आपके क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मान लीजिए हमारे बाल का परमाणु है, ये बाल का परमाणु है, ये हमारे मार्का का परमाणु है, मार्का का परमाणु है। तो हम जानते हैं कि उदासीन अवस्था में किसी भी परमाणु में उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से हमको देखने में लग रहा है कि हमारे परमाणुओं में टोटल कितने, 2 4 6 8 1 9 9 2 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, जब 11 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे 11 प्रोटॉन भी होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि उदासीन अवस्था में है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना है आपका, 11 है, माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है आपका, 11 है। तो इस अवस्था में आपका परमाणु क्या है, उदासीन है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी है आपकी, 2 4 6, आप कितने हैं, 8 2 10 10 7 17, आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 प्रोटॉन भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उदासीन अवस्था में है तो 17 प्रोटॉन भी होंगे, उसमें 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं। इस प्रकार से परमाणु क्या आपका उदासीन है। अब मान लीजिए इन दोनों
बाल के परमाणु को और मार्कर को परमाणु को आपस में रगड़ा जाता है। मान लीजिए हम इसको रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के पश्चात इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब किस परमाणु से निकलेंगे? आपके बाल के परमाणु से निकलेंगे। निकलेंगे क्योंकि इसके पास बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना ज़्यादा आसान होगा। ये तो 7 इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसको कठिनाइयाँ होगी। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अच्छा, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बाह्यतम कोष में क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस प्रकार से अष्टक का नियम पूरा होगा। अच्छा, यहाँ से अब नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है वो तो 11 ही है। इन्होंने क्या त्याग किया है? केवल इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, प्रोटॉनों को नहीं त्याग किया है। तो प्रोटॉनों की संख्या तो आपकी 11 ही है, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कम हो गई, तो बची कितनी है आपकी? 10। कितने बचे हैं आपके? 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इस प्रकार से इसमें क्या देख रहे हैं आप? जब 11 में से 10 जाएंगे तो आपके 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन आकर इस पर आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। तो इस प्रकार से नाभिक में तो 17 ही प्रोटॉन रहेंगे, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? इस प्रकार से 17 में से अगर 18 जाएंगे तो आपका -1 बचेगा। बच्चों ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर कैसा चार्ज आ रहा है? धनावेश आ रहा है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर कैसा आवेश आ रहा है? ऋणावेश आ रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से नोट कर लीजिए, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कैसा चार्ज आता है? धनावेश आता है। जिस वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कैसा चार्ज आता है? धनावेश आता है, मतलब पॉजिटिव होता है। अच्छा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आता है। आपने यहाँ से देखा। इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन कर सकता है? जो धनी होगा। साफ सी बात है, आप अगर किसी के यहाँ पैसा उधार लिए हो तो तभी आपको दे सकता है जब उसके पास धन पर्याप्त हो, तो धनी होगा। तो धनी होगा तो कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा, आप पैसे को उधार ले रहे हो तो आपके ऊपर कैसा चार्ज चढ़ रहा है? निगेटिव चढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो? गरीब हो। जब गरीब हो तो आपका कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन करता है? सदैव धनावेश ही करेगा। जो धनी होगा वही क्या करेगा? त्याग करेगा इलेक्ट्रॉनों का। तो एक ऐसा होगा आपका धनावेश हो गया, एक ऐसा हो गया आपका ऋणावेश हो गया। अच्छा, यहाँ से एक और बात पता चलती है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये 2 पॉइंट तो याद रखिएगा ही। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका द्रव्यमान जो होता है कम होता है। द्रव्यमान कम होता है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ता है। क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका द्रव्यमान कम होता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। अगर मान लीजिए, साफ सी बात है, हमने आपको तुरंत इसके पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg। तो क्या भले ही छोटा द्रव्यमान है लेकिन द्रव्यमान तो है। अच्छा, यहाँ से अगर कुछ 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। अच्छा, जिस वस्तु पर जा रहा है उसकी द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन का अधिक का जो हो रहा है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 9.1 × 10⁻³ kg है। तो क्या करेगा?
उसके द्रव्यमान में जुड़ेगा और जुड़ेगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। कभी कभी एग्जाम में ये 2 पॉइंट पूछ लेता है, तो इसको बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा, याद रखिएगा, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ समझानेंगे कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियाँ होती हैं। आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, विधियाँ जिसे अंग्रेज शब्दों में कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ क्या आपका, चार्जिंग। तो किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। एक तो होता है आपका घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। दूसरा आपका होता है चालन द्वारा, और तीसरा होता है आपका प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, तो जब किसी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से किन्हीं एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चला जाता है, तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर आपका कैसा चार्ज आता है, धनावेश आता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो इसकी ये एग्जाम्पल, अच्छा आपका एग्जाम्पल है कि सूखे बालों में कंघी करना। जब आप सूखे बालों में कंघी करते हो तो आप देखते हो क्या कि आपके बाल जो हैं वो बिखर जाते हैं। अच्छा, जो कंघी होती है अगर उसके छोटे धूल कण के पास ले जाते हो तो क्या करती है, धूल कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्या कर लेती है, आपकी आकर्षित कर लेती है। क्या आवेश इसमें क्या उत्पन्न हुआ, कंघी के आप में आवेश उत्पन्न हुआ है। अच्छा, किसके कारण उत्पन्न हुआ, बाल को झाड़ने पर, मतलब घर्षण द्वारा। तो यहाँ से हम घर्षण द्वारा दे सकते हैं एग्जाम्पल में कि सूखे बालों में कंघी करने से उत्पन्न आवेश। अच्छा, चालन द्वारा आवेश क्या होता है, तो चालन द्वारा आवेशन होता है जब किसी आवेश रहित वस्तु, मान लीजिए हमारा क्या है, एक आवेश रहित वस्तु है, ऐसे को एक आवेश रहित वस्तु, एक आवेश रहित वस्तु है, दूसरी क्या है हमारी आवेशित वस्तु है। मान लेते हैं इस पर क्या है, ऋण आवेश है, जिसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, एक ऐसी आपकी आवेशित है, आवेशित है, और एक ऐसी आपकी आवेश रहित है, मतलब इस पर आवेश नहीं है, आवेश रहित, आवेश रहित है। अच्छा, इस आवेश रहित चालक को इस आवेशित चालक से जोड़ दिया जाता है किसी चालक तार द्वारा। ये क्या है आपका, चालक तार है, चालक तार है। जब इसको आवेश रहित चालक को से जोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की दाब अधिक होने के कारण इस चालक की सहायता से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गति करते हुए दूसरे चालक पर आते हैं। अच्छा, दूसरे चालक पर जब जाते हैं, कब तक जाते हैं, जब तक कि दोनों पर इलेक्ट्रॉनों का दाब क्या हो जाए, समान ना हो जाए, दोनों पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनों का दाब समान ना हो जाए। अच्छा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इस वस्तु पर भी क्या आ जाता है आपका, धना ऋण आवेश आता है। कैसा आवेश आता है, उसी प्रति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होगा, एक कैसे था आपके पहले उदासीन अवस्था में था, आवेश ही चालक था, ये किस अवस्था में था आपका, उदासीन अवस्था में था। अच्छा, इस पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, समान थी, लेकिन जैसे इस तरफ से इलेक्ट्रॉन गति किए इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो हमने पहले पढ़ चुका है कि जब इलेक्ट्रॉनों की किसी वस्तु पर अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश आता है। इस प्रकार से यहाँ पर कैसा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है। और यहाँ से नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि चालन द्वारा आवेशन पर, चालन द्वारा आवेशित, आवेशन से, चालन द्वारा आवेशन से, चालन द्वारा आवेशन में आवेश से प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है।
क्या होता है आवेश आपका, जो आवेश होता है वो सेम प्रकृति का होता है, सेम प्रकृति का, समान प्रकृति। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो जिस प्रकार के आवेशित हम वस्तु लिए हैं उसी प्रकार का आवेश क्या हो रहा है, आवेश रहित वस्तु पर भी उत्पन्न हो रहा है। ना यहाँ से चालन की परिभाषा क्या होगी, चालन की परिभाषा यहाँ से लिखिए, जब किसी आवेश रहित चालक को आवेशित चालक से किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस विधि द्वारा आवेशन करने को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आज तक हमने चालन तक अध्ययन किया है।